गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब से संबंधित अनाउंसमेंट है और वो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा जो पॉलीटेक्निक के डिप्लोमाधारी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए वैकेंसी हैं। तो ये आज अब जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो वेबसाइट का नाम है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं UPPBPB.gov.in। इसका UPPBPB का जो फुल फॉर्म होता है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। तो देखिए अभी आप इस तरह से ये .gov.in एक्सटेंशन के साथ जब आप इसको खोलेंगे, वेबसाइट है, तो इसको यहाँ नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सूचना विज्ञप्ति जिन जिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकली है, फायरमैन की हैं, आरक्षी PAC पद पर हैं और इस तरह से सब में है। तो हम जो डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी आई हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है आपका ये, इसमें देखिए सूचना विज्ञप्ति की तिथि इसमें लिखी है 6 जनवरी 2022। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक ऑब्लिक प्रधान परिचालक ब्रैकेट में यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022। तो हम इसको क्लिक करेंगे जब आप, तो एक PDF खुल जाएगी। उस PDF में सारी चीज़ें लिखी हैं कि कब से आपका प्रारंभ होगा ऑनलाइन आवेदन, कब तक आपका भरा जाएगा, प्रक्रिया क्या है और किस किस ब्रांच के छात्र छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा। तो आइए उस पर क्लिक करके हम PDF पर एक नज़र डाल लेते हैं। बच्चों ये है वो PDF जो खुल करके आती है, विज्ञप्ति या सूचना आप इसको कह सकते हैं। इसमें हेडिंग देखिए लिखा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक ऑब्लिक प्रधान परिचालक ब्रैकेट में यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022। इसकी जो दिनांक है जारी होने की 6 जनवरी 2022 है। तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। इसमें कितने पद हैं इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रधान परिचालक यांत्रिक के अनरक्षित के लिए 379 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के 92 हैं, नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए 252, अनुसूचित जाति 195, अनुसूचित जनजाति 18। इस तरह से कुल पदों की संख्या है 936। अब आगे देख लेते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज जो आरक्षण होता है वो भी दिया है, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक या महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए यानी जो हमारी छात्राएं हैं उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है, तो वो ज़रूर इसको फॉर्म को अप्लाई करें। तो यहाँ नीचे जैसे ही आते हैं तो बाकी सारी चीज़ें देखते चलते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी है वो देखिए ये दी है। आप पंजीकरण आरंभ होने की तिथि, ऑनलाइन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन होगा 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। उसके बाद पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। आवेदन शुल्क जमा करने की भी 28 है और आवेदन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 फरवरी। तो सीधा देखा जाए तो 20 जनवरी से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और कब तक चलेगी, 28 फरवरी तक। तो बच्चों इसको आप कहीं नोट करके रख लीजिए। जो भी हमारे पास आउट छात्र छात्राएँ हैं या आपके कोई परिचय में हो तो उनको समय से बता दीजिए, डायरी में नोट करके समय से रख लीजिए, ताकि जैसे ही विज्ञप्ति या जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है तो स्टार्टिंग में ही आप आवेदन को पूर्ण कर लें, ताकि लास्ट मोमेंट में किसी तरीके की सर्वर की दिक्कत या कोई अन्य दिक्कत अगर हो तो वो उसमें कोई आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आवेदन शुल्क इसका देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, 400 रुपये है। ये देखिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है सभी श्रेणियों के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC ST या चाहे OBC। राष्ट्रीयता ये सब तो पात्र रहते ही हैं, इनको आप एक बार चाहें तो देख लीजिएगा। मेन हम बात कर लेते हैं किस किस डिप्लोमा जो ब्रांच हैं उनके जो छात्र छात्राएँ पात्र हैं। तो ये देखिए लिखा, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये छात्र छात्राएं जो त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हों या उसके समकक्ष कोई और मान्यता प्राप्त कोर्स किए हों तो वो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे पॉलीटेक्निक के डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएँ इसमें अप्लाई करें और इसमें कामयाब हों। इस तरह से सारी चीज़ें दी हैं, आप नीचे और देख लीजिएगा। जो अधिमानी अर्हताएँ हैं, यानी जो अगर आपके पास हैं तो आपको वेटेज हो सकता है मिल दिया। अधिमानी अर्हता कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन यदि बराबर अंक होते हैं तो इसमें वरीयता दी जा सकती है। देखिए इसमें लिखा है।
तो ये देखिए डोएक सोसाइटी से है तो ठीक है, अगर नहीं है और दूसरा प्रादेशिक सेना में किसी ने 2 वर्ष का सेवा की हो या राष्ट्रीय एनसीसी में बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो ये अधिमानी अर्हताएं अगर हैं आपके पास तो आपको जब 2 लोगों के बराबर अंक प्राप्त होंगे तो आपको इसमें वरीयता दी जा सकती है, जिसके पास इन तीनों में से कोई या 2 या 3 जो भी प्रमाण पत्र उनके पास हैं। आयु सीमा आप देख लीजिए, ये आप देखिए इसमें ये दिया है, अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, यानी 20 वर्ष से कम का ना हो और 28 वर्ष से अधिक का ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये जन्म तिथि वार दिनांक वार अगर देखें तो एक जन्म जो है 1/7/2000 के बाद ना हुआ हो और 1/7/1994 के पूर्व ना हुआ हो। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आप देख लीजिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो ज़्यादातर हमारे जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं वो एलिजिबल होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। चरित्र बाकी अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, इसको पढ़ लीजिए। वैवाहिक स्थिति देख लीजिए क्या लिखा है, शारीरिक स्वस्थता, स्वस्थ होना चाहिए शारीरिक रूप से यानी मेडिकली फिट होना चाहिए। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली बनी हुई है उस 2015 उसके अधीन, और जो संशोधित है वो उसके अधीन किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी आपकी। तो इसमें आप देखिए इसमें 4 100 नंबर के कैटेगरी रहेंगी। सामान्य हिंदी के 100 अंक रहेंगे, विज्ञान या सामान्य विज्ञान के 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के 100 अंक। इस तरह से कुल 400 अंकों का आपका पेपर होगा। तो और उसमें समय कितना दिया जाएगा, 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का। तो इसमें जो परीक्षा है वो ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। तो एक ही तिथि में कई पालियों में कराई जा सकती है और या फिर अलग अलग तिथियों में भी अलग पालियों में कराई जा सकती है। तो इसमें प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। तो जब प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे तो एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको बराबर करने का प्रयास किया जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया, नॉर्मलाइजेशन इसको जनरली बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो आपको प्रदर्शित कर दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और दस्तावेजों की जांच होगी, शारीरिक मानसिक परीक्षा, ये सारा चीज़ इसमें दिया है। ऊंचाई कितनी होना चाहिए, सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 168 और 160। सीना वगैरह कितना फूलना चाहिए ये सब चीज़ें दिया है। महिलाओं के लिए थोड़ा अलग है, इसको जरूर देख लीजिए। महिलाओं के लिए जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और यदि अनुसूचित जनजाति की कोई महिला उम्मीदवार है या अभ्यर्थी है तो उनकी ऊंचाई न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये अलग है। और जो वजन है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको दिया है। दौड़ वगैरह में शारीरिक दक्षता आपको पता है, भाई पुलिस का भर्ती है तो उसमें दौड़ वगैरह जो भी फिजिकल वो मांगते हैं वो पूरा होना चाहिए। इतने 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी हो तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 16 मिनट में। तो ये सारा चीज़ आपसे कराया जाएगा और आप यदि तैयारी इसकी पहले से कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा। और बाकी चीज़ें, चिकित्सा परीक्षण भी होता है, चरित्र सत्यापन होता है, आरक्षण आयु सीमा में छूट जो भी होता है तो वो इसमें देखिए दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आरक्षण जो है वो दिया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र किस रूप में होना चाहिए, EWS, OBC, SC, ST या जो भी अन्य कैटेगरी हैं। अगर कोई क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। और ये क्षैतिज में आपका ये महिला जो उम्मीदवार हैं उनको क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, उनको इसमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये कुछ टिप्पणी है विशेष, इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। यदि किसी के मन में कोई डाउट है, जैसे SC ST के यदि कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरांत भी पूर्व में अनुमन आरक्षण मिलता रहेगा। यानी वो पहले यदि SC में थी या ST में थी तो वो विवाह के बाद भी SC या ST में रहेगी। यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लाभ अनुमन नहीं होगा। इस तरीके की और भी चीज़ें, गोद लिए जाने के संबंध में यदि कोई बच्चा है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें दी हैं। तो आप इनको एक एक करके ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपके मन में जो भी भ्रम है वो दूर हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना किस निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, वेबसाइट मैंने आपको बता दी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आधिकारिक जो वेबसाइट है UPP और bpb.gov.in, इस पर जाना है, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी वेबसाइट, और वहीं से आपको आवेदन करना है।
तो प्रथम चरण का पंजीकरण होगा, द्वितीय चरण का, यानी 2 चरणों में होगा। यूज़र आईडी, पासवर्ड, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, आप ईमेल जैसा आप सभी फॉर्म भरने के लिए करते हैं सब रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, आरक्षण के प्रमाण पत्र रखिए, फ़ोटो, हस्ताक्षर और रिसेंट वो साइज फ़ोटो सारे स्कैन करके बढ़िया अच्छे से रखिए। ऑनलाइन फ़ीस जमा कर दीजिए। तृतीय चरण शुल्क का भुगतान का है, तो 3 चरणों में होना है। सारी चीज़ें ये देख लीजिए, फ़ोटोग्राफ आपको कैसे खिंचवाना है वो भी सारा लिखा हुआ है। और ये इस तरीके से सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करते हुए आप उसको ज़रूर इसमें अप्लाई कर लीजिए। सारा चीज़ बाकी आपको सिलेबस भी देखिए इसी में मिल जाएगा कि सामान्य ज्ञान में या जनरल नॉलेज में क्या क्या सिलेबस पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है या आईक्यू टेस्ट जिसको कहते हैं, या रीजनिंग टेस्ट है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रमाण पत्रों के आपको फॉर्मेट भी दिए हुए हैं जिसमें आपको प्रमाण पत्र अपने बनाना है जिनके कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप इसको देख लीजिए, वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, पीडीएफ अच्छे से पढ़ लीजिए और डेट को नोट करके रख लीजिए ताकि समय से आपका इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकें। जो जानने वाले हों आपके परिवार में, रिलेशन में या फिर आपके दोस्त कोई हों तो उनको भी ज़रूर अवगत करा दीजिए ताकि वो समय से फॉर्म अपना अप्लाई करके परीक्षा में सफल हो सकें। तो बच्चों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह के और उपयोगी जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।